दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में पहले की तरह हम आज लेके आए हैं कक्षा 9th की वीडियो है। काफी दिन से कमेंट आ रहे थे कि सर 9th का पेपर लेके आइए, जो बिल्कुल ये वही पेपर मैं लेके आया हूँ 9th के लिए। तो देखो, आप जब 9th का जब हाफ ईयरली एग्जाम देने जाओगे ना, कौन सा हाफ ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली परीक्षा, तो इस परीक्षा में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या नहीं आएगी। और आपका तो भाई साहब 70% सिलेबस आने वाला है। 70% ना कि आप 100% पढ़ के जाओ। तो ये जो पेपर मैं लेके आया हूँ ये 70% का पेपर है और लास्ट ईयर का है। आप ये मत सोचो कि लास्ट ईयर का पेपर है तो इसको क्या पढ़े। इसमें से कम 10% सीधे सीधे आएंगे। तो मेरी मानो, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। तैयारी आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है। मैंने भी पूरा आपका हेल्प किया है, तो आप पूरी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। तो चलते हैं पेपर के अंदर। और ये जो पेपर है ना, वो आपका साइंस का पेपर होने वाला है, साइंस का। और कक्षा 9th का जो है ये पेपर होने वाला है। तो आपका वही टाइम देखो, पहले वाला है 3 घंटे 15 मिनट और 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट है। और तो ये पेपर पूरे 4 पृष्ठ के अंदर है। और यहाँ पर जो टोटल पर्सन है वो कम लमसम लमसम 30 35 40 तक पर्सन है इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, जो कि पेपर के अंदर आते हैं। एमसीक्यू का नंबर होता है 1। और नंबर 1 जो एमसीक्यू उसका नाम है, प्रश्न नंबर 1 है, 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन में मान क्या होगा। तो जो 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन का मान है वो यहाँ पर 300 के होगा। यहाँ पर मान कितना होगा, मान होगा भाई यहाँ पर 300 के। इसका राइट आंसर है। मैंने चेक किया था इसका, वजह से किसी ने गलती कर रखा है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आपका होगा, क्वेश्चन नंबर 2, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो देखो, 0 डिग्री सेल्सियस है और जल की अगर भौतिक अवस्था पूछी है ना, तो देखो 0 डिग्री पर मतलब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पानी गर्म हो जाता है। जल तो वो एक द्रव्य अवस्था में ही पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा। इलिस्म का उदाहरण है। तो इलिस्म का उदाहरण देखो, यहाँ पर दूध हो जाएगा, न कि जेली। ठीक है, दूध यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 लगा लीजिएगा कि जो ऑक्सीजन के क्वथनांक का मान क्या होगा। ठीक है, क्या है, तो ऑक्सीजन का जो क्वथनांक है उसका जो मान है वो -183 डिग्री सेल्सियस होता है। डी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, HNO3 में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं। HNO3 की अगर बात की जाए और ऑक्सीजन के परमाणु की बात की जाए, तो यहाँ पर जो परमाणु की संख्या है वो यहाँ पर 3 होने वाली है। कितनी होने वाली है, 3। तो ये सारे क्वेश्चन को लगा लीजिएगा। साथ ही साथ अभी मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसकी इस जो पेपर का पीडीएफ है, साथ में इसके आंसर्स का पीडीएफ, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, है ना। तो वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जल्दी जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, बहुपरमाणिक सल्फेट आयन का संकेत है। तो देखो, बहुपरमाणिक सल्फेट आयन का अगर आपसे संकेत पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आप ऑप्शन में कर दीजिएगा SO4-2। ठीक है, यहाँ पर भी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देख लीजिएगा, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है। देखो, अगर ऐसा प्रश्न आता है कि सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे, तो आपको इन 3 में से 4 में ऑप्शन में से मैं सीधा ऑप्शन बता देता हूँ। 281, यानी ऑप्शन नंबर बी है, 281, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या है 8, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो देखो, यह क्वेश्चन काफी बार रिपीट है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपको, काफी दिन से इन चीजों को दोहरा रहा हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। तो ऑक्सीजन का जो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है भाई साहब, वो 20 है। कितना है, 20 है। और क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लीजिएगा, 10 को देख लीजिएगा, डीएनए का क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। अगर क्रियात्मक खंड पूछे तो यहाँ पर आप जीन कर दीजिएगा राइट आंसर। ठीक है, तो किस इस तरह से आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं अपने, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो रिक्त स्थान है, उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, रिक्त स्थान प्रश्न कुछ इस तरह से है, जीवधारियों में
खालिस्तान हेतु नई कोशिका बनती है, और यही पर्सन सीधे छपेंगे। मैं कह रहा हूँ एग्जाम के अंदर सीधे यही पर्सन आएंगे आपके, 100 आउट ऑफ 100% यही छपेंगे। तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा और इसके पीडीएफ को जरूर पढ़ के जाइएगा, लिख के ले लो, आपका यही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवधारियों में हेतु खालिस्तान नई कोशिका बनती है। तो देखो विभाजन, यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा आप इसका कर लीजिएगा विभाजन। क्या कर लीजिएगा? विभाजन। ठीक है, विभाजन यहाँ पर इसका राइट आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर ले, अमीबा खालिस्तान जीव है। तो अमीबा आपके टीचर्स ने भी बताया होगा एक कोशिकीय होता है। ये क्या होता है? एक कोशिकीय। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एक कोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है ये। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 है, खालिस्तान में चालनी नलिका पाई जाती है। तो देखो चालनी नलिका किस में पाई जाती है? पौधों में। तो पौधों के अंदर पाई जाती है, ये ऑप्शन आप देख लीजिएगा, इसको बुक से मिला लीजिएगा एक बार भाई। थोड़ा पौधों में, मेरे को तो यही लग रहा है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। देखो रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक होता है भाई साहब? संयोजी उत्तक है। ये पर्सन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छपने वाले पर्सन है। एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद स्थिति में परिवर्तन खालिस्तान है। देखो ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है। स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। स्थिति में अगर परिवर्तन है तो ये गति कहलाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर ली जाए, किसी वस्तु का खालिस्तान प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन। अगर वस्तु में वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। ठीक है, तो त्वरण यहाँ पर आप कर लीजिएगा इसका आंसर। तो ये बिल्कुल ठीक आंसर था। ये आपके एमसीक्यू मैंने बता दिए हैं, रिक्त स्थान के भी आंसर बता दिए हैं, और इनमें से कम 10% या 5 से 6% सीधे आएंगे। लगा लीजिएगा नोट। और जो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखेगा ना, उसका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है, उसके यहाँ पर 100 नंबर पक्के हैं। तो क्वेश्चन के थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब ले आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जिनका नंबर तो एक ही होगा पर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। देखो रासायनिक परिवर्तन एक उदाहरण दो। तो देखो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण एक सीधा सा है। एक तो देखो भाई साहब आप लिख सकते हैं दूध है ना, दूध, इसका क्या? फटना, दूध का फटना। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। या फिर आप दूसरा लिखना चाहो तो लोहे का लोहे का जो पिघलना, या है ना, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, कैसे अनुपात में? दो या दो से अधिक तत्व निश्चित, कैसे अनुपात में? निश्चित, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में। ठीक है, कैसे अनुपात में? निश्चित अनुपात में। जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से मिलते हैं। कैसे रूप से? रासायनिक रूप से। ठीक है, रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से, है ना, मिलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 लगा लीजिएगा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ये भी देखो काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और ये पर्सन मैं 3 सालों से देखते आ रहा हूँ, 9th के पेपर में यही छप रहे हैं कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 होता है ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका ठोस रूप, इसका कैसा रूप? ठोस रूप। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। देखो मैं छोटे पर्सन ही कराऊंगा इस वीडियो में, ज्यादा कुछ लंबा हो जाएगा नहीं तो मेरे लिए। और क्वेश्चन नंबर 20 है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, कारण दो। तो लोहे की जो अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस है, इसका एक कारण सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो लोहे के अणु होते हैं ना, उनके बीच बल अधिक होता है। जो बल होता है उनके अणुओं के बीच बल, वो क्या होता है? अधिक होता है। तो लोहे की अलमारी में जो लोहा होता है और उसके कण हैं, वो जब काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, ये दो रीज़न है। रिक्तिका भी बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर वो अलमारी देखो यहाँ पर ठोस अवस्था के अंदर पाई जाती है। जो क्वेश्चन नंबर, अगर आप देखें तो 21 की बात कर लीजिए, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो परमाणु होता है, जैसे परमाणु होता है, जो परमाणु होता है ना, इस परमाणु के
जैसे ये कोई परमाणु मान लीजिए, इसके जो बाहरी साइड है, जो बाहरी साइड है उस पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहला जाते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद परासरी विलयन किसे कहते हैं? देखो, समपरासरी विलयन वह विलयन है जिसमें विलयन और विलायक का दाब समान होता है, जिसमें विलयन और विलायक, विलयन लिख दीजिए आप मैंने, और साथ में लिख देता हूँ विलायक जो मिलाता है, इन दोनों का जो दाब होता है ना, दाब, वो क्या हो, समान। वो क्या होता है भाई साहब, वो होता है भाई साहब समान। तो इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे अपन समप्रसारी विलयन। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, ऐसे कैसे आपको एग्जेक्टिव हेडिंग लगा के लिख के आने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग किसे कहते हैं? तो देखो, वेग किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में की गई गति, निश्चित दिशा में की गई गति। जैसे कि ये कोई वस्तु है, और ये कोई वस्तु मान लीजिएगा, ये भाई साहब, और ये वस्तु सीधी इस दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही है, और यहाँ पर पहुंच जाती है। तो ये क्या है, ये ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। और अगर अभी भी डाउट हो ना, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर्सन को ही सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण का मान आपसे पूछ लिया जाता है, काफी बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर कर देगा 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, चालक व वेग में अंतर बताइए। चाल और वेग में है ना, तो चाल और वेग में अंतर आपसे पूछ लिया जाता है। शायद क्वेश्चन ये नीचे है भाई, शायद, हाँ ये जो क्वेश्चन है ये शायद नीचे है, चाल और वेग में अंतर बताओ। तो चाल और वेग में आपसे अंतर पूछ लिया जाए तो केवल चाल तो देखो केवल क्या करती है, परिमाण बताती है, और क्या बताती, खाली परिमाण, परिमाण। ठीक है भाई साहब, लिख लीजिएगा। और जो वेग है ना भाई साहब, वो परिमाण के साथ, ये परिमाण तो होता ही है उसमें, ये तो है ही भाई, इसके साथ ये दिशा भी बताता है। क्या बताता है, दिशा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, अगर आप अंतर देखेंगे ना, तो इसमें सदिश राशि होती है, किसमें, चाल में, किसमें, कैसी राशि होती है, अदिश, अदिश राशि होती है ना, सदिश नहीं, अदिश, अदिश राशि होती है। और जो अगर आप यहाँ पर वेग की बात करें, तो इसमें क्या होती है, सदिश राशि। क्या होती है, सदिश राशि। तो कुछ इस तरह से ये आपके पेपर रहने वाले हैं। फिर नीचे जाकर आपसे गति के नियम, तीसरा नियम भी पूछ ले। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, आपके बुक से ही आए हैं। पर उम्मीद करता हूँ ये 70% सिलेबस से आए हैं। पूरा राजस्थान के एक पेपर बनेगा, पेपर को बिल्कुल हल्के में मत ले लेना, अच्छा लेवल का पेपर बनेगा। तो पूरा राजस्थान का एक पेपर रहेगा ना, तो भाई साहब मेहनत भी एकजुट होनी चाहिए। तो गति का तीसरा नियम मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद ये वीडियो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बताना किस पेपर के लिए चाहिए। तो यहाँ पर गति का जो नियम है वो है V2 बराबर के अंदर कर लीजिएगा 2a। ये एक मैंने लिखा है समीकरण नियम, तो इसको आप एग्जाम में लिखोगे तो आपका नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो थ्योरिकल आप लिखना चाहते हो वो तो आपको कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा। और भाई साहब नेक्स्ट वीडियो जिस पर भी चाहिए ना, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा घंटी को बजाकर, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका मजा ले सके। तो देखो, यही कुछ दिन होते हैं एग्जाम के पढ़ने के लिए, और इन्हीं दिनों में आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ये, क्योंकि हमसे ज़्यादा सॉल्यूशन शायद ही कोई देगा। लोग बात बस एमसीक्यू करवाते हैं और 200 के व्यूज लेके पार बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत होती हैं, चीज़ें ऑथेंटिक लाओ, और उनको घर एक बार आप, भले ही टीचर हो, उनको घर एक बार पढ़ो कि कहाँ से क्या पर्सन बन रहा है, फिर बच्चों को बताओ। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मेरा यही मैसेज था, वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।